आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे, कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, याददाश्त एक ऐसा विषय जिसको सीधा सीधा मानसिक तौर पर देखा जाता है। हमारा दिमाग सब चीजें कंप्यूटर की तरह फीड करता है, चलने से लेकर रुकने तक, जिससे हम मिले हैं उसका नाम, सब चीजें। लेकिन मेमोरी लॉस हो जाती है, यानी याददाश्त ही गुम हो जाती है, खो जाती है। अचानक से पूरी मेमोरी का इस तरीके से ब्लैंक हो जाना, ये किस तरीके का रोग होता है? कैसे देखते हैं आप ऐसे रोगियों को और इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, जब आपके खान पान में गड़बड़ी होती है तो नजला उससे बड़ी तेजी से बनता है। अच्छा। वो नजला यदि दिमाग के चारों तरफ जम गया तो दिमाग स्विंग होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और याददाश्त खोना शुरू हो जाती है। अब इसकी दवाई आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में बिल्कुल नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, मैं नारी वैद्य हूं और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है। मैं ना किसी रोगी से पूछता बीमारी क्या है, ना डॉक्टर जैसा पूछता तेरी माँ को क्या था, बाप को, भाई को, बहन को, दादा दादी, नाना नानी, बिल्कुल नहीं। यहाँ से नब्ज पकड़ी, खाली पेट 12 घंटे, पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब 5 सेकंड में हो जाते हैं। फिर उसके अनुसार जो नब्ज में जहाँ पे वो चीज मिलती है उस चीज को ठीक करने की दवाइयाँ देते हैं। क्योंकि मेरे पास जो जड़ी बूटी है, मेरा इन पे प्रैक्टिकल है, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी है। पीपल का फल याददाश्त बढ़ाने के लिए एक इसका रामबाण है। ऐसो मस्त की रूमी देते हैं और बहुत चीजें हैं, परंतु इसमें किसी भी चीज का देने की जरूरत नहीं है। यदि आप 12 महीने 5-7 फल, जब मौसम है तो पके हुए उस टाइम खा लो, जब मौसम नहीं है तो उसी टाइम इकट्ठे करके सुखा के पीस के पाउडर बना के रख लो। 2-2.5 ग्राम रोज लेते रहो, गाय का दूध पीते रहो। आपकी याददाश्त ऐसे बढ़ती है जैसे वर्षा ऋतु में बंजर जमीन पे नमी आने पे हरियाली बढ़ती है। अब देखिए, आपने स्वामी दयानंद जी की जीवनी पढ़ी होगी। बिल्कुल। जहां भी कहीं पे भी उनका किसी में भी जाके संवाद हुआ, किसी भी दोस्त पे, तो सब उसके आगे हार गए। बिल्कुल। कोई नहीं जीता। उनको हर एक चीज ऐसे याद थी जैसे किताब देख के पढ़ रहे जी। तो उनका नियम था कि हर रोज जब पके हुए फल होते तो उस टाइम खाते हैं और बाकी इकट्ठे करके सुखा के पाउडर बना के रख लेते थे। 2-2.5 ग्राम हर रोज खा के ऊपर से गाय का दूध पीते थे। तो उनका आखिरी सांस तक भी याददाश्त ऐसे रही जैसे समझो कि फसल पक गई आपकी और किसान ने अपनी फसल काट के जमीन दोबारा बोने के लिए तैयार कर दी। ऐसे याददाश्त काम करती थी और जो भी चीज आगे आए उसको ग्रहण करती थी, किसी चीज में भूलते नहीं थे। और उनके अंदर की विशेषता थी कि आप 1000 आदमी के अलग अलग नाम बता दो और उसके बाद उनसे पूछो तो 1 पे 1 नंबर, 2 पे 2 नंबर, ऐसे जितने आदमियों के नाम बताए उतने उसी ढंग से जैसे आपने बताए थे वैसे बता देते थे। बिल्कुल। ऐसा भी एक जीवनी में उनके ये भी लिखा है कि वो जिस भी पुस्तक को एक बार पढ़ लेते थे, दोबारा पढ़ने की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। जी। ये सिर्फ पीपल के बीज की देन है। अच्छा।
और जहां पीपल के बीज आप नहीं इकट्ठे कर सकते हैं, पीपल की कोपलों का रस निकालें आप 2 चम्मच, और उस रस के अंदर 2 चम्मच शहद मिला के सुबह खाली पेट लें, ऊपर से गाय का दूध पी लें, उससे भी याददाश्त ऐसे बढ़ेगी। और पीपल के लिए निर्घंटों में साफ लिखा है कि यदि किसी ने सुखी जीवन जीना है तो पीपल के पंचांग का प्रयोग हर रोज कीजिए। जो पीपल के पंचांग का प्रयोग करता है उसको सांप काट ले उसका जहर नहीं चढ़ता, और उसको कोई भी जहरीली से जहरीली चीज दे दी जाए उसको उसका असर नहीं होता। यानी जहर को भी पीपल ऐसे चाटता है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है। ये पीपल के अंदर गुण है। अब थोड़ी देर के लिए आपके गले में या जीभ पे कैंसर हो गया, अब डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, ना तो आप मुंह से पानी पी सकते हैं ना कुछ खा सकते हैं, तो डॉक्टर तो नाक से नाली लगा के लिक्विड दे देते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है। जिस टाइम ऐसा रोगी आता है सबसे पहले तो हम रुई में शहद भिगो के लगाते हैं, उससे थोड़ी राहत मिल जाती है। उसके बाद पीपल के पेड़ के पास ले जाते हैं और जहां नर्म छाल है वहां चाकू का गहरा चीरा लगा के रुई भिगो के और उस रुई को तर करके उस जख्म पे रख देते हैं जहां जीभ पे या गले में है, और पीपल के कोपड़ों का रस निकाल के उसको पीने को देते हैं। तो 15 मिनट के बाद वो बोलना भी शुरू कर देता है और खाना पीना भी शुरू कर देता है, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। और मेरे पास आज कैंसर 90% तक का, तो उसको पहले दिन 10 से 15% राहत मिल जाता है। किडनी के मरीज को जिसको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता है, उसका जिस दिन आता है उसी दिन डायलिसिस बंद हो जाता है। अधरंग का मरीज जो बोल नहीं सकता है वो दवाई देने के 2 घंटे के बाद बोलना शुरू कर देता है। और जिसके हाथ पांव बिल्कुल टेढ़े पड़ चुके हैं, दवाई खिला के और जो तेल मैंने बना रखा उसकी मालिश करके उसी दिन उसके हाथ पांव काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैं तो हर एक चीज में ऐसे समझता हूं बीमारी को जैसे दूध में से मक्खी निकालना। मेरे लिए हर एक रोग एक किस्म का खिलौना है, परंतु उसी के लिए जो परहेज करेगा। जो परहेज नहीं करता मैं उसको दवाई भी नहीं देता। अच्छा। और मेरे में एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जिसका नाड़ी परीक्षण करूंगा उसको दवाई दे दूंगा, और टेलीफोन के माध्यम से कोई दवाई मांगे तो मैं उसको दवाई नहीं देता। और जो एक बार दवाई ले गया और उसने कहा मुझे इतना आराम है मैं आ नहीं सकता, तो उसको कोरियर से उसकी दवाई भेज देते हैं। बस इतना काम है जी। बाकी ये कहें जैसे दूसरे कहते हैं हाँ हमारे स्टाफ से बात करो, आप उनको अपनी टेस्ट रिपोर्ट दो, ऐसे यहाँ कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगी जाती किसी चीज में। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बाढ़ से संतान उत्पत्ति कराना, मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। यानी सिर से लेकर पैर तक का हर एक उपचार।